हेलो, कैसे हैं आप? होप सो कि आप लोग इस एनिमल टिश्यू वाले टॉपिक को आप लोग पढ़ रहे होंगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनसीईआरटी के अंदर बिल्कुल भी इसको प्रॉपर नहीं दे रखा है। मैं इस एनिमल टिश्यू के एक एक पार्ट को डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। अभी तक हम लोगों ने 16 पार्ट पढ़ लिए हैं इसके, और एपिथेलियल टिश्यू में कंप्लीट कर चुका हूँ। और अब जो आज स्टार्ट कर रहा हूँ वो है कनेक्टिव टिश्यू। बहुत बहुत बड़ा भाग है ये, राइट। यदि एक बार आपने इसको ढंग से पढ़ लिया तो फिर कभी भी लाइफ के अंदर दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए बड़ा है, बहुत बड़ा भाग है कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन आपको थोड़ा सा धैर्य रख के इसको पढ़ना है। सबसे पहला है कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी उत्तक कहते हैं या इसको योजी उत्तक कहते हैं, और ये मोस्ट एबंडेंट बॉडी टिश्यू है। ये हमारे शरीर के अंदर पाया जाने वाला सबसे एबंडेंट, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला ये उत्तक है। और एक वैज्ञानिक था जिसका की नाम था हर्टविग। हर्टविग ने इस संयोजी उत्तक को मीजेनकाइम कहा। क्या कहा उसे? मीजेनकाइम कहा। क्यों? क्योंकि इस उत्तक की उत्पत्ति जो है वो भ्रूणीय मीजोडर्म से हुई है। इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? मीजोडर्म से हुई है। इसलिए इसको हर्टविग ने क्या कहा? संपूर्ण संयोजी उत्तक को उसने मीजेनकाइम कहा। मतलब कुल मिलाकर नटशेल में मैं कहूं तो आपको यह ध्यान रखना है कि इसकी उत्पत्ति मीजोडर्म से हुई है। और ये जो संयोजी उत्तक जो है ना, वो कुल शरीर भार का, मतलब हमारी जो टोटल बॉडी वेट है उसका 30% भाग बनाता है। और जो बाकी का 70% भाग है उसमें से 50% भाग जो है वो पेशी उत्तक से बनता है, राइट। 10% भाग जो है वो उपकला उत्तक से बनता है, और रेस्ट 10% शरीर का जो भार है वो नर्वस टिश्यू या तंत्रिका उत्तक से बनता है। लेकिन जो 30% भार जो है वो कौन बनाता है? अपना योजी उत्तक। दिस टिश्यू इज मेंट फॉर लिंकिंग एंड सपोर्टिंग। जैसे कि नेम शो करता है कनेक्टिव टिश्यू, मतलब ये क्या करता है? दो चीजों को लिंक करने वाला। मतलब ये टिश्यू हमारे शरीर के अंदर लिंकिंग का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, लिंकिंग का काम करता है। साथ ही इसका काम है आलंबन प्रदान करना, सपोर्ट प्रदान करना। ठीक है। अब ये जो मैट्रिक्स की प्रकृति के आधार पर ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक्स की प्रकृति के आधार पर, मैट्रिक्स की नेचर के आधार पर संयोजी उत्तक को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। वापिस से बोल रहा हूं, मैट्रिक्स की प्रकृति के आधार पर संयोजी उत्तक को 3 भागों में बांटा गया है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, जिसको वास्तविक योजी उत्तक कहते हैं, कंकालीय योजी उत्तक जिसको स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, और संवहनीय योजी उत्तक जिसको वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। क्लियर है? तो मैट्रिक्स की प्रकृति के आधार पर संयोजी उत्तक को 3 भागों में बांटा गया है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू और वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब यहां पर मैट्रिक्स के आधार पर बांटा गया है ना, ये क्लासिफिकेशन किसके आधार पर है? मैट्रिक्स की प्रकृति के आधार पर। तो यहां पर मैट्रिक्स जो है वो कैसी है? सॉफ्ट है और कैसी है? फाइब्रस है। सॉफ्ट एंड फाइब्रस है। मैट्रिक्स कैसी है? सॉफ्ट एंड फाइब्रस, मुलायम तंतुमय मैट्रिक्स है। यहां पर जो कंकालीय योजी उत्तक है, इसमें जो है वो मैट्रिक्स कैसी है? दृढ़ या सघन है, राइट। खनिज लवण युक्त मैट्रिक्स है। कैसी? खनिज लवण युक्त मैट्रिक्स है, इसलिए डेंस है, दृढ़ है। और ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द मिनरल्स इस मैट्रिक्स की नेचर कैसी हो जाएगी? हार्ड। तो ये वाली जो मैट्रिक्स है ये तो कैसी थी? सॉफ्ट थी। ये वाली जो मैट्रिक्स है वो कैसी है? हार्ड है। और संवहनीय योजी उत्तक जो है उसकी मैट्रिक्स तरल है और तंतु रहित है। याद रखना, वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू की मैट्रिक्स तरल और तंतु रहित है, राइट। ये शुरुआत में याद रखना ताकि आगे चलकर आपको दिक्कत नहीं आए। अब आ जाते हैं, सबसे पहला मैं आपको कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर या वास्तविक योजी उत्तक पढ़ा रहा हूं। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ठीक है। अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ये जो वास्तविक योजी उत्तक है इसमें कितने कंपोनेंट्स हैं? 3 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले तो कोशिकाएं होती है, सेल्स होते हैं, फिर उसके बाद में फाइबर्स है, और फिर उसके बाद में क्या है? मैट्रिक्स है। समझ में आ रहा है? कोशिकाएं हैं। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के अंदर कितने कंपोनेंट है? 3 कंपोनेंट।
इसमें कोशिकाएं हैं, इसमें तंतु है और इसके अंदर क्या है, मैट्रिक्स है। लेकिन जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो क्या है, सेल्स है। तो अपने को ये देखना है कि कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के अंदर जो है वो सेल्स कौन कौन सी है। तो याद रखना जो सेल्स है वो यहां पर देखिए, सबसे पहले फाइब्रोब्लास्ट सेल है, फिर प्लाज्मा सेल है, फाइब्रोब्लास्ट सेल, प्लाज्मा सेल, मास्ट सेल, फिर एडिपोज सेल, मीजनकाइमल सेल, मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ये सब प्रकार की है। कौन कौन सी, प्लाज्मा सेल, राइट, सबसे पहली फाइब्रोब्लास्ट सेल, प्लाज्मा सेल, मास्ट सेल, एडिपोज सेल, मीजनकाइमल सेल, मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स। कुल मिलाकर कितने प्रकार की कोशिकाएं हो गई कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में, 7 प्रकार की कोशिकाएं। उनमें से सबसे पहली जो कोशिका है उसको डिटेल में पढ़ा रहा हूं, फाइब्रोब्लास्ट सेल। इसको हिंदी में बोलते हैं तंतुकोरक कोशिका, तंतुकोरक कोशिका। याद रखना ये जो 7 प्रकार की कोशिकाएं हैं, इनमें से योजी उत्तक की सबसे बड़ी कोशिका, योजी उत्तक की लार्जेस्ट सेल जो है कनेक्टिव टिश्यू की, यदि कोई सबसे बड़ी कोशिका है तो वो कौन है, फाइब्रोब्लास्ट सेल से। ना केवल ये सबसे बड़ी कोशिका है अपितु ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं। दे आर फाउंड मैक्सिमम इन नंबर। और याद रखो वैसे तो ये सेल्स ओवल होती है, वापस से बोल रहा हूं, यहां लिखा हुआ नहीं है, ध्यान से सुन लेना कि वैसे तो ये सेल्स कैसी होती है, ओवल होती है, अंडाकार होती है। लेकिन शाखित कोशिका द्रव्य प्रवर्धों की उपस्थिति के कारण, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ब्रांच्ड साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस, शाखित कोशिका द्रव्य प्रवर्धों की उपस्थिति के कारण ये आकृति में कैसी दिखाई देती है, अनियमित। बात समझ में आ रही है, वैसे तो ओवल शेप्ड है लेकिन शाखित कोशिका द्रव्य प्रवर्धों के कारण ये आकृति में हमें कैसी दिखाई देती है, अनियमित दिखाई देती है। साथ ही प्रत्येक कोशिका के अंदर, हर एक कोशिका के अंदर एक अंडाकार केंद्रक क्या है, उपस्थित है, एक अंडाकार केंद्रक उपस्थित है। अच्छा, एक और बात याद रखो कि फाइब्रोब्लास्ट सेल्स के 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इनका काम है तंतुओं का निर्माण, ये जो तंतु हैं और जो मैट्रिक्स है दोनों का निर्माण कौन करती है, यही। इनका काम है तंतुओं का निर्माण करना। एंड ऑलवेज रिमेंबर ये जो तंतु हैं वो किसके बने हुए होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट कार्य फाइब्रोब्लास्ट सेल का क्या हो गया है कि ये किसको बनाती है, तंतुओं का निर्माण करवाती है, तंतुकोरक कोशिका। तभी तो लिख भी रखा है कि तंतुओं का निर्माण करने वाली कोशिका। और चीफ मैट्रिक्स प्रोड्यूसिंग सेल, और मैट्रिक्स प्रोड्यूस करने वाली जो मुख्य कोशिका है, तंतुओं का निर्माण करने वाली कोशिका और मैट्रिक्स का निर्माण करने वाली जो कोशिका है वो कौन है, फाइब्रोब्लास्ट सेल है। ठीक है, अब एक चीज यहां पर याद रखनी है कि पुरानी फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो होती है, पुरानी फाइब्रोब्लास्ट सेल्स को हम फाइब्रोसाइट कहते हैं। पुरानी फाइब्रोब्लास्ट सेल को हम फाइब्रोसाइट कहते हैं, जो इनएक्टिव होती है, जो अक्रिय होती है, जो इनएक्टिव होती है और बहुत बहुत न्यून मात्रा के अंदर मैट्रिक्स सिक्रीट करती है, बहुत कम मात्रा में मैट्रिक्स क्या करती है, सिक्रीट करती है। अच्छा, याद रखो फाइब्रोब्लास्ट को यूजी उत्तक की अविभेदित कोशिका माना जाता है। ये जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है ना, इनको यूजी उत्तक की अनडिफरेंशिएटेड सेल, अविभेदित कोशिका माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये रूपांतरित होकर जानते हो क्या बनाती है, यही कोशिकाएं रूपांतरित होकर, अविभेदित है तो रूपांतरित हो सकती है, विभाजित हो सकती है, यही कोशिकाएं रूपांतरित होकर आगे चलकर क्या बनाती है मालूम है, ऑस्टियोब्लास्ट और कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स बनाती है। और जैसा कि नाम शो कर रहा है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स क्या बनाएगी, बोन्स। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स क्या बनाएगी, बोन्स। और कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल जैसे कि नेम शो कर रहा है वो क्या बनाएगी, कार्टिलेज। तो कहने का मतलब है कि ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स और कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स आगे चलकर बोन्स और कार्टिलेज का भी क्या कर सकती है, निर्माण कर सकती है। तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है उसमें जो पहला कंपोनेंट है सेल्स, उसमें से 7 प्रकार की कोशिकाओं में से पहली सेल अभी मैंने पढ़ाई वो कौन सी है, फाइब्रोब्लास्ट सेल। आइए अब अपने पढ़ते हैं सेकंड टाइप ऑफ सेल और उसका नाम क्या है, प्लाज्मा सेल। नाउ अब दूसरे तरीके की जो सेल है प्लाज्मा सेल, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टव्हील सेल कहते हैं। कार्टव्हील समझते हो ना, बैलगाड़ी का पहिया। अब बैलगाड़ी का पहिया कैसा होता है, ऐसा, और उसके अंदर ऐसे कुछ तीलियां लगी होती है, स्पोक्स निकले रहते हैं।
बिल्कुल ऐसी ये कोशिका होती है। तो प्रत्येक कोशिका में गोलाकार केंद्रक होता है, पहले तो बीच में गोलाकार केंद्रक है, और उसमें जो क्रोमेटिन पदार्थ है वो गाड़ी के पहियों में लगी तीलियों यानी कि स्पोक्स के समान वितरित या अरीय कतारों में होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कार्टवील स्ट्रक्चर कहते हैं। समझ में आ रहा है इस सेल को कार्टवील सेल क्यों कहा है? क्योंकि उसका कारण है प्रत्येक कोशिका में गोलाकार केंद्रक होता है और उस केंद्रक के अंदर उपस्थित जो क्रोमेटिन पदार्थ होता है वो अरीय कतारों के रूप में व्यवस्थित रहता है, बिल्कुल एक गाड़ी के पहियों की तीलियों के समान या स्पोक्स के समान फैला रहता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कार्टवील सेल कहते हैं। ये जो कार्टवील सेल्स होती है वो संख्या में बहुत क्या होती है, कम होती है। आकृति में ये अमीबॉइड होती है यानी कि इरेगुलर इन शेप होती है। साइज में ये बहुत क्या होती है, छोटी होती है। और एक चीज जो सबसे खास बात यहां पर याद रखनी है, जो शायद कई लोगों को मालूम नहीं है, कि ये जो प्लाज्मा सेल्स होती है ये कोशिकाएं लिम्फोसाइट्स के डिवीजन से बनती है। लिम्फोसाइट जानते हो ना, एक प्रकार की डब्ल्यूबीसी है, उसके डिवीजन से बनती है, इसलिए इनको क्लोन ऑफ लिम्फोसाइट्स कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं, क्लोन ऑफ लिम्फोसाइट्स। वापस से बोल रहा हूं, ये जो प्लाज्मा सेल्स है वो लिम्फोसाइट्स के डिवीजन से बनती है, इसलिए इन्हें क्लोन ऑफ लिम्फोसाइट्स कहते हैं। ऑलराइट, और इनका चीफ फंक्शन है, क्योंकि ये लिम्फोसाइट्स के डिवीजन से बनती है और आप जानते हो कि लिम्फोसाइट्स के क्लोन्स हैं तो नेचुरली की एंटीबॉडी बना सकती है, तो ये एंटीबॉडी का निर्माण करती है, उनका स्त्रवन करती है, सिक्रीशन करती है और उनका परिवहन करती है। मींस इनका काम है एंटीबॉडी का निर्माण करना, उसका सिक्रीशन करना और उसका क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। आर यू गेटिंग? नाउ अब आ जाते हैं तीसरे टाइप की सेल। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हो चुका है, प्लाज्मा सेल हो चुका है। 7 प्रकार की कोशिकाओं में से जो तीसरे प्रकार की सेल है, मास्ट सेल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको मेस्टोसाइट सेल्स भी कहते हैं। शेप में कैसी होती है, अमीबी होती है, मतलब इरेगुलर शेप्ड होती है, राइट। इन कैसी होती है, अमीबी होती है। और प्रत्येक कोशिका में एक एस शेप केंद्रक होता है। एस अंग्रेजी का जो लेटर है एस, उस आकृति का केंद्रक होता है। और ये जो केंद्रक है वो 2 या 3 लोब्स में क्या रहता है, 2 या 3 लोब्स में ये विभक्त रहता है। और यदि में संरचना और कार्य में रक्त की बेसोफिल के समान होती है, बिल्कुल संरचना में और कार्य में। आप देखोगे जो रोल अपने ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार बेसोफिल पढ़ते हैं, लगभग आपको ऐसा दिखाई देगा कि इनका रोल बेसोफिल के समान है। तो संरचना में और कार्य में ये रक्त के अंदर पाए जाने वाली एक डब्ल्यूबीसी, जिसको कि अपने बोलते हैं बेसोफिल, उनके लगभग समान होती है। इनके साइटोप्लाज्म में और इनके साइटोप्लाज्म में, किनके साइटोप्लाज्म में, मास्ट सेल के साइटोप्लाज्म में बेसोफिलिक कणिकाएं होती है। और इन बेसोफिलिक कणिकाओं को एक क्षारीय अभिरंजक, राइट, क्षारीय अभिरंजक मिथाइलिन जिसको कहते हैं, क्षारीय अभिरंजक या मिथाइलिन अभिरंजक से हम क्या कर सकते हैं, स्टेन कर सकते हैं, अभिरंजित कर सकते हैं। और याद रखना, ये जो मास्ट सेल्स है ये भी संख्या में तो अधिक होती है लेकिन साइज में क्या होती है, छोटी। संख्या में अधिक होती है लेकिन साइज में क्या होती है, छोटी। और इनके द्वारा 3 चीजों का स्त्रावन होता है, हिस्टामिन का स्त्रावन होता है, सेरोटोनिन का स्त्रावन होता है और हिपैरिन का स्त्रावन होता है। 3 चीजें। अब आ जाते हैं हिस्टामिन का स्त्रावन। हिस्टामिन क्या है, एक अमीनो एसिड डेरिवेटिव है। ये एक अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, प्रोटीन है ये एक अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलकर ये बहुत काम आएगा, ध्यान से पढ़िएगा। ये एक वैसोडाइलेटर है, जैसे कि नेम शो कर रहा है। वैसोडाइलेटर क्या होता है, जो रक्त वाहिनियों के आयतन को क्या कर दे, बढ़ा दे, डायलेट कर दे, फैला दे, प्रसारित कर दे। वह प्रभावित क्षेत्र में रक्त परिसंचरण को ये क्या करता है, बढ़ाता है। और ये केशिकाओं की पारगम्यता को भी बढ़ाता है। केशिकाएं समझते हो ना, कैपिलरीज की पारगम्यता को भी बढ़ाता है। वापिस से बोल रहा हूं, हिस्टामिन एक वैसोडाइलेटर है, ये रक्त वाहिनियों के आयतन को डायलेट करता है, बढ़ाता है और प्रभावित क्षेत्र में रक्त परिसंचरण को क्या करेगा, ये बढ़ाएगा, रक्त परिसंचरण को बढ़ाएगा। और ये कैपिलरीज की यानी कि केशिकाओं की पारगम्यता को भी क्या करता है, बढ़ाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, शरीर में जब एलर्जिक पदार्थ प्रवेश करता है, याद रखना, वैसे भी आप जानते हो कि एलर्जी के समय ही कौन स्थापित होते हैं, हिस्टामिन स्थापित होते हैं। तो शरीर में एलर्जिक पदार्थ के प्रवेश करने पर मास्ट सेल्स क्या हो जाएगी, ये जो मास्ट सेल्स है वो क्या हो जाएगी, उत्तेजित हो जाएगी। और नेचुरल है कि जब मास्ट सेल उत्तेजित होगी तो एलर्जिक पदार्थ के अंदर आने से हिस्टामिन क्या हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा, जो
प्रभावित क्षेत्र की रक्त वाहिनियों का क्या करेगा, प्रसारण। प्रसारण मतलब ब्लड वेसल्स को फैला देना, प्रसारण करेगा। और नेचुरली के प्रसारण करेगा तो रक्त संचरण को क्या करेगा, रक्त के संचरण को बढ़ाएगा। और अभी जस्ट बताया था, साथ ही रक्त की जो केशिकाएं होगी उनकी पारगम्यता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और उनकी पारगम्यता से बढ़ जाने से रक्त का कुछ भाग जिसमें WBC भी है वो केशिकाओं से कहां पर निकल जाएगा, बाहर। और केशिकाओं से बाहर निकलकर कहां पर आ जाएगा, अंतराकोशिकीय अवकाशों में भर जाता है। अंतराकोशिकीय अवकाश मतलब इंटरसेलुलर स्पेसेस में भर जाएगा। और इस रक्त के भाग को हम क्या बोल देते हैं, एक्सुडेट। रक्त के इस भाग को क्या बोल देते हैं, एक्सुडेट। और उस एक्सुडेट के कारण उस पर्टिकुलर स्थान पर क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। और सूजन वाला एरिया कैसा होता है, लाल होता है, गर्म होता है, वहां पर दर्द होता है। और ऐसी सूजन को हम क्या बोल देते हैं, प्रदाह, या क्या कहा जाता है, इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। समझ में आ रहा है। अच्छा, अब दूसरी चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वापस से, सेरोटोनिन। बायोलॉजी के अंदर ऐसी 10 जगहों पे हिस्टामिन्स और सेरोटोनिन्स वगैरह काम में आएंगे। अभी क्लियर कर लो तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। सेरोटोनिन का स्रवन, इस सेरोटोनिन को हम 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोअमीन कहते हैं, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोअमीन के नाम से जानते हैं। ये भी एक अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, अर्थात प्रोटीन है। ये भी एक अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, लेकिन ये बिल्कुल हिस्टामिन का उल्टा है। हिस्टामिन जो था वो वैसोडाइलेटर था, और ये कैसा है, वैसो कंस्ट्रिक्टर है। मतलब ये रक्त वाहिनियों के आयतन को क्या करेगा, संकुचित करेगा, प्रसारित नहीं करेगा, क्या करेगा, संकुचित करेगा। और रक्त परिसंचरण को नेचुरली क्या कर देगा, रक्त परिसंचरण को कम करेगा। जैसे चोट लगती है तो चोट लगने पर मास्ट सेल सेरोटोनिन क्या कर देगी, मास्ट सेल सेरोटोनिन का स्रावन कर देगी। तो बताओ जल्दी से, सेरोटोनिन वैसो कंस्ट्रिक्टर है, रक्त परिसंचरण को कम करेगा, तो शरीर से रक्त की हानि को क्या करेगा, ये कम करेगा। शरीर से रक्त की हानि को ये कम करेगा। तो ये तो हुआ पहला फंक्शन कि हिस्टामिन का स्रावन होता है मास्ट सेल से। दूसरा जो फंक्शन है वो है सेरोटोनिन का स्रावन। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या चीज है, हेपेरिन का स्रावन। तो आइए अब देखते हैं हेपेरिन क्या है और कैसे सिक्रीट होता है और इसका क्या रोल होता है। अब देखो, ये जो हेपेरिन है ये एक म्यूको पॉलीसेक्राइड है, और ये एक प्राकृतिक प्रतिस्कंदक है। प्राकृतिक प्रतिस्कंदक का मतलब एक नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये रक्त वाहिनियों में रक्त स्कंदन को क्या करता है, रोकता है। अब वो बात अलग है कि हेपेरिन जब रक्त शरीर के बाहर आ जाता है तो क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। लेकिन आपने ये तो देखा होगा ना कि जब तक शरीर के अंदर रक्त है तब तक जमा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, हेपेरिन होता है। ये एक प्राकृतिक प्रतिस्कंदक है। ये रक्त वाहिनियों में रक्त स्कंदन को क्या करता है, रोकता है। कैसे, ये प्रोथ्रोम्बिन के थ्रोम्बिन में परिवर्तन को क्या करता है, रोकता है। प्रोथ्रोम्बिन के थ्रोम्बिन में परिवर्तन को रोकता है। कौन, हेपेरिन। यदि प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में परिवर्तित हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा, रक्त स्कंदित हो जाएगा, लेकिन ये उसको रोकने का काम करता है। इतना ही नहीं, मैं कुछ यहां पर आपको और ज्यादा डिटेल में पढ़ाने के लिए अन्य प्राकृतिक प्रतिस्कंदक भी है, कुछ और भी नेचुरल प्रतिस्कंदक है जैसे, लेकिन वो कोई जरूरी नहीं कि वो हमारे अंदर हो, दूसरे ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं। जैसे हिरुडीन, आप जानते हो जोंक में, लीच में पाया जाता है। एनोफिलीन मादा एनोफिलस में पाया जाता है। लेम्प्रिडीन, ये लेम्फ्रिडीन जो है वो किस में पाया जाता है, पेट्रोमाइजोन के अंदर पाया जाता है। क्यूमेरिन और वारफेरिन ये थोड़े से अलग है, ये एनिमल्स में नहीं पाए जाते हैं। दे आर ऑब्टेन फ्रॉम, बोथ आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, क्यूमेरिन और वारफेरिन। साथ ही साथ एक और चीज बताना चाहता हूं, आपने देखा होगा ब्लड बैंक्स में रक्त स्रावन के लिए कृत्रिम प्रतिस्कंदकों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ब्लड बैंक्स में रक्त एकत्रीकरण के लिए, ब्लड बैंक्स में रक्त को एकत्रित करने के लिए, अब आप समझने की कोशिश करो, रक्त जब बॉडी से कोई डोनेट करता है तो बॉडी से बाहर निकालते हैं, फिर ब्लड बैंक के अंदर उसको डिपॉजिट करते हैं, लेकिन रक्त तो बाहर आते ही जमा हो जाना चाहिए, तो फिर तो कोई मकसद हमारा सॉल्व होगा ही नहीं। तो ब्लड बैंक्स में रक्त एकत्रीकरण के लिए, ब्लड बैंक्स में रक्त एकत्रीकरण के लिए हम कृत्रिम प्रतिस्कंदकों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, जो कि ब्लड बैंक्स के अंदर ब्लड को जमने नहीं देगा। और वो जो कृत्रिम प्रतिस्कंदक हैं, यानी कि आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट्स हैं, वो कौन कौन है, तो याद रखो, जैसे सोडियम सिट्रेट, जैसे सोडियम ऑक्सलेट, सोडियम सिट्रेट, सोडियम ऑक्सलेट, और ईडीटी है, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये सब आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट, मतलब एंटीकोगुलेंट है जो ब्लड को जमने नहीं देते हैं। ये रसायन रक्त में से कैल्शियम आयन को अवरुद्ध कर देते हैं। ये कैसे काम करते हैं, ये रसायन रक्त में से
कैल्शियम आयन को क्या कर देते हैं, अवरुद्ध कर देते हैं, तथा कैल्शियम आयन की अनुपस्थिति में रक्त का थक्का नहीं बनेगा, राइट। तो ये एक आर्टिफिशियल एंटीकोएगुलेंट की तरह वर्क करेंगे। अच्छा, चौथी चीज जो मास्ट सेल्स के द्वारा होती है वो है कि मास्ट सेल्स के द्वारा बहुत थोड़ी मात्रा में, कुछ मात्रा के अंदर मैट्रिक्स का भी क्या होता है, स्रावन होता है। क्लियर। तो ये तो अभी 3 तरीके की सेल्स अपन ने पढ़ ली, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, प्लाज्मा सेल्स और मास्ट सेल्स। लेकिन मैंने शुरुआत के अंदर कहा था कि 7 प्रकार की कोशिकाएं हैं, तो 7 में से जो चौथी प्रकार की कोशिका है वो कौन सी, एडिपो सेल, वसा कोशिका कह सकते हो, आप चाहो तो एडिपोसाइट सेल्स कह सकते हो। ये अंडाकार होती है आकृति में, ये फैट को स्टोर करती है, और ये जो फैट का स्टोरेज है वो किस रूप में होता है, वसा गोलिका के रूप में होता है। मतलब ये जो फैट का स्टोरेज है इन सेल्स में वो वसा गोलिका के रूप में होता है। वसा गोलिका का निर्माण जो होता है वो छोटी छोटी वसा बूंदों के संयोजन से बनता है। मतलब बहुत सारी छोटी छोटी वसा बूंदें मिलकर क्या बनाती है, वसा गोलिका बनाती है। और वसा गोलिकाओं की संख्या के आधार पर ध्यान दीजिएगा, वसा गोलिकाओं की संख्या के आधार पर एडिपोसाइट सेल कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एडिपोसाइट सेल कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक होती है मोनोलोक्यूलर एडिपोसाइट्स, मतलब एक गोलिकीय वसा कोशिका, और दूसरी होती है मल्टीलोक्यूलर एडिपोसाइट, बहुगोलिकीय वसा कोशिका। इसमें और इसमें क्या फर्क है, जैसे कि नेम शो कर रहे हैं, वसा गोलिकाओं की संख्या के आधार पर इनमें एक बड़ी केंद्रकीय वसा गोलिका होती है, राइट, और इनमें अनेकों वसा गोलिकाएं कोशिका द्रव्य में केंद्र के चारों ओर क्या होती है, बिखरी रहती है। तो यहाँ पर वसा गोलिका कितनी, एक है, और यहाँ पर केंद्र के चारों ओर कोशिका द्रव्य में अनेक वसा गोलिकाएं जो है वो बिखरी हुई है। केंद्र को कोशिका द्रव्य यहाँ पर कैसा है, परिधीय है। क्यों, क्योंकि बीच में क्या बन गई, एक बड़ी केंद्र की वसा गोलिका बन गई है, तो उसके कारण केंद्रक और कोशिका द्रव्य कैसे हो गए, परिधीय। लेकिन यहाँ पर कोशिका द्रव्य नेचुरल है कि क्योंकि यहाँ पर वसा गोलिका जो है वो छोटी छोटी है, बहुत सारी है, तो कोशिका द्रव्य अधिक मात्रा में होता है। यहाँ पर साइटोप्लाज्म कम था, यहाँ पर साइटोप्लाज्म क्या है, ज्यादा है। वसा गोलिका के दबाव के कारण केंद्रक आकृति में कैसा हो जाता है, चपटा। यहाँ पर ऐसा कोई दबाव तो है नहीं, तो केंद्रक आकृति में कैसा रहता है, गोलाकार, और कोशिका द्रव्य भी कहां पर रहता है, मध्य में। यहाँ पर कोशिका द्रव्य और केंद्रक कहां पर है, परिधीय हैं। यहाँ पर कोशिका यहाँ पर क्या है, केंद्रक आकृति में गोलाकार और कोशिका के मध्य में है। यहाँ पर केंद्रक कहां पर था, यहाँ पर केंद्रक कहां पर था, परिधि के ऊपर था। क्लियर। ये वसा कोशिका श्वेत वसा बनाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो एडिपोसाइट सेल्स है वो श्वेत वसा, व्हाइट फैट बनाती है, और ये कोशिकाएं जो होती है वो क्या बनाती है, भूरी वसा, ये जो है वो क्या होती है, ब्राउन फैट बनाती है, राइट। आप जानते हैं ना, नवजातों के अंदर जो होता है ब्राउन फैट वो बनाती है। तो ये कोशिकाएं भूरी वसा या ब्राउन फैट का निर्माण करती है। तो वसा गोलिकाओं के आधार पर ये जो एडिपो सेल या एडिपोसाइट सेल्स है वो 2 प्रकार की थी। एक हो वसा गोलिका तो मोनोन्यूक्लियर, और अनेक हो तो बहुगोलिकीय। इज इट क्लियर। सो अभी मैंने इस वीडियो के अंदर इनकी कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की मैं सेल्स वाले सेक्शन के अंदर 7 में से 4 कोशिकाएं पढ़ा चुका हूं। अभी भी इसमें 3 कोशिकाएं बाकी है जो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ूंगा। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं हो जाए इसलिए मैं बाकी की जो बची हुई जो 3 कोशिकाएं हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा, और फिर उसके बाद में सेल्स खत्म होने के बाद में हम फाइबर्स और मैट्रिक्स को चालू कर देंगे। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी।